नमस्कार साथियों, मैं मनीष पुवाल आप सभी का आज की क्लास में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की जो तैयारी है वो काफी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज हम लोग कर रहे हैं बिहार बोर्ड का वन शॉट और वन शॉट कर रहे हैं अध्याय 1 इकोनॉमिक्स का अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो, एक ही वीडियो में इस चैप्टर का पूरा काम तमाम हो जाएगा। ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। घंटा डेढ़ घंटे का चलने वाला ये वन शॉट आपका पूरा चैप्टर क्लियर कर देगा। और अगर किसी को बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाकर के पढ़ना हो तो उसके लिए लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 4 तक अवेलेबल है एप्लीकेशन पर, और लेक्चर 5 जो है एक्सरसाइज है इस क्वेश्चन की वो भी अवेलेबल है, और एमसीक्यूज जो है अपन ने वो भी कर रखे हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो भी कर रखे हैं। तो टोटल ये लेक्चर्स मिल जाएंगे डिटेल में, परंतु एक साथ वन शॉट के तौर पे ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली है। चलिए सीधी बात, नो बकवास, अपन आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के वन शॉट को। आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पुनरुत्थान कर दुनिया की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना हमारे नीति निर्धारकों के समक्ष एक चुनौती थी। देखिए, अब हमें आजादी कब मिलती है? 15 अगस्त 1947 को भारत को मिल जाती है आजादी। अब 200 सालों तक, लगभग वैसे 190 सालों तक ब्रिटिशर्स का भारत में शासन रहता है, पर राउंड ऑफ करके हम उनको 200 साल मान लेते हैं। 200 सालों तक उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण करा, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सभी प्रकार से ब्रिटिशर्स ने भारत का शोषण करा है। अब भारत के जो नीति निर्धारक है, जो भारत के लिए नीतियां तैयार करने वाले लोग हैं, जो भारत के नेता हैं और पूरी भारत की जनता है, उनके समक्ष एक चुनौती है कि फिर से भारत को क्या है, एक बेहतरीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यवस्था बनाए और फिर से पूरी दुनिया के सामने एक अग्रणी अर्थव्यवस्था बने। मतलब फिर से हम शॉर्ट में कह सकते हैं, हम फिर से क्या बने, विश्व गुरु बने। फिर से हम पूरी दुनिया को राह दिखाए। ऐसा देश भारत होना चाहिए जहां की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे बेहतरीन हो, जहां की राजनीतिक व्यवस्था पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन हो, जहां की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था हो वो पूरी दुनिया में बेहतरीन हो। ठीक है, और यह हमें सब कुछ करने की क्यों आवश्यक है? क्योंकि 200 सालों तक ब्रिटिशर्स ने हमारा बहुत शोषण करा है और उस शोषण के कारण भारत का काफी नुकसान हुआ है, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, सभी प्रकार से। तो अब फिर से हमें मेहनत करके भारत को फिर से टॉप लेवल पर लेकर के जाना है। और ये बच्ची तिरंगे को लेकर के दौड़ रही है और एक ही गीत गा रही है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था होती क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी, हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो इकोनॉमिक्स है, और यहां पे जो बात बोली गई है वो बोला गया अर्थव्यवस्था का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है और अर्थशास्त्र क्या होता है ये मैं डिस्कस करूंगा। चलिए देखते हैं। अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश, कॉलोनी बनाकर रखा था। अब उपनिवेश क्या होता है, कॉलोनी क्या होता है? उपनिवेश जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धिशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का होता है, तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। सीधी सी बात यहां पर कही गई है कि कोई भी एक देश, जैसे एक्स कंट्री है, वो वाई कंट्री को कंट्रोल कर ले, उसको नियंत्रण करे। वहां पे कोई भी आर्थिक गतिविधि हो, कोई भी राजनीतिक गतिविधि हो, किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि होती है तो वो इनके हिसाब से चलती है, तो उनके लिए वो क्या बन जाता है, उपनिवेश बन जाता है। जैसे ब्रिटिशर्स के लिए भारत क्या हो गया, उपनिवेश हो गया, कॉलोनी बन गया। और सीधा सा एक हम ऐसा भी देख सकते हैं, आप इस निवेश को क्या है, निवास पढ़ो एक बार। हम लिखते हैं निवास। निवास का मतलब क्या होता है, रहना। ठीक है, और आपने टीम में देखा होगा, क्रिकेट टीमों में देखा होगा कि कप्तान होता है, फिर उपकप्तान होता है। कप्तान मेन है, उपकप्तान सेकेंडरी है। उसी प्रकार से निवास स्थान, मेन जो निवास स्थान है ब्रिटेन वालों का वो ब्रिटेन है, पर उन्होंने एक उपनिवास, एक दूसरा घर बना लिया, किसको, भारत को। तो उपनिवेश को हम इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। तो अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या कर लिया, उपनिवेश कर लिया, मतलब अपने अंडर में, अपने कंट्रोल में कर लिया। भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिशर्स चला रहे थे कितने समय तक, लगभग 200 वर्षों तक चला रहे थे। ये मैंने गोरे लोगों की आपको तस्वीरें दिखाई है, इन्होंने ही भारत की बेकार दशा करके चले गए थे। उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर भारत को अपना दास बनाकर रखा। तो देखिए 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। क्यों आती है? व्यापार करने के लिए आती है कि हम भारत में रहकर के क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। अब उसके बाद धीरे धीरे वो यहाँ के लोगों को समझती है, और यहाँ के लोगों को समझते समझते वो क्या देखती है कि भारत के लोगों में बहुत अच्छी एकता है, तो फिर वो फूट डालना शुरू करती है। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, फिर 64 में बक्सर का युद्ध होता है। धीरे धीरे बस यहां से शुरुआत हो जाती है फूट डालो और शासन करो की। लोगों को बांटना शुरू कर देती है ब्रिटिश सरकार। और फिर जब 1857 की क्रांति हो जाती है, उसके बाद तो ब्रिटिश सरकार एक ही फॉर्मूला अपनाती है, फूट डालो और शासन करो। लोगों को बांट करके ही हम भारत में शासन कर सकते हैं। अगर ये लोग एक रहे तो कभी भी लंबे समय तक हमारा शासन नहीं चल पाएगा।
प्रति व्यक्ति आय की स्थिरता, कृषि पर जनसंख्या की बढ़ती हुई निर्भरता, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन तथा उसके बाद लगभग नष्ट हुई औद्योगिक व्यवस्था इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर देती है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया है। देखो, अब प्रति व्यक्ति आय मतलब जो हर व्यक्ति की जो इनकम थी वो स्थिर हो चुकी थी, ठीक है, मतलब बढ़ ही नहीं रही थी बल्कि नीचे जा रही थी। प्रति व्यक्ति आय समय के साथ बढ़नी चाहिए भाई। जैसे आज अगर मान लीजिए मैं दिन के 100 रुपए कमा रहा हूं तो 1 साल बाद कम से कम मेरे दिन के 200 रुपए होने चाहिए, 5 साल बाद 500, 1000, 1500 ऐसा होना चाहिए। तो समय के साथ मेरी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो मेरी प्रति व्यक्ति आय भी बढ़नी चाहिए। परंतु ब्रिटिशर्स के समय में क्या हो गया था, हमारी प्रति व्यक्ति आय स्थिर हो गई, प्रति व्यक्ति आय हमारी बढ़ नहीं रही है। कृषि पर डे बाय डे क्या है, जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग कृषि पर निर्भर होते जा रहे थे। परंतु कृषि का किसी भी प्रकार का कोई भी विकास ब्रिटिश सरकार ने नहीं करा, बल्कि कृषि को बर्बाद कर करके ही गए। वो यहाँ की जमीनों को बंजर कर गए कि तुम इंडिगो उगाओ, तुम इंडिगो उगाओ, तुम ये करो। हमारे सारे जंगलों को उन्होंने काट दिया कि खेतीबाड़ी करो। और किस चीज की खेतीबाड़ी करनी है, जो ब्रिटिशर्स को चाहिए उसी की खेतीबाड़ी करनी है, जिससे कि ब्रिटिशर्स को फायदा हो। हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, जो हमारे यहाँ पर हाथों से बेहतरीन बेहतरीन शिल्प कलाएं बनाई जाती थी, अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती थी, उन उद्योगों का भी पतन कर दिया, वो भी खत्म कर दिए। और उसके बाद जितनी भी औद्योगिक व्यवस्था है वो सब नष्ट कर दी। इससे हमें पता चलता है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था का उन्होंने कितना शोषण करा है। अब अर्थव्यवस्था का अर्थ देखिए, तो अभी तक हमने ये जाना है कि जब ब्रिटिशर्स भारत में थे तो भारत की क्या स्थिति थी, उन्होंने किस स्थिति पर ला करके भारत को छोड़ा है। मतलब एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष के तौर पे देखें तो 1947 में जिस दिन भारत आजाद हुआ उस दिन उन्होंने भारत की बहुत बुरी स्थिति कर करके छोड़ दी थी। उस समय जब हमें आजाद भारत जो मिला वो काफी समस्याओं में था, उसमें काफी सामाजिक बुराइयां आ चुकी थी, उसमें काफी आर्थिक समस्याएं हो चुकी थी। हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं जब ब्रिटिशर्स भारत नहीं आए थे उससे पहले पूरी दुनिया में जितना उत्पादन होता था उसका 35% उत्पादन भारत में हुआ करता था। जीडीपी जो भारत की थी वो 35% थी। परंतु जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ करके गए वो 2% पे छोड़ करके गए। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें कितना नुकसान देखना पड़ा है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था का अर्थ, इकोनॉमी का मतलब, इकोनॉमी क्या होती है। अब देखिए, अर्थव्यवस्था को समझने से पहले हमें क्रियाएं समझनी पड़ेगी, ठीक है। ये क्रियाएं वो हिंदी वाली क्रियाएं नहीं, सकर्मक अकर्मक। यहाँ पे कौन सी क्रिया है, यहाँ पे दो प्रकार की क्रियाओं की बात होती है। एक आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और दूसरी होती है गैर आर्थिक क्रियाएं, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, हमारे वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती हो उन्हें हम क्या कहेंगे, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त नहीं होती है वे गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। देखिए, अब आर्थिक क्रियाओं का अर्थ क्या है, वह सारे काम जिनसे हमें पैसा प्राप्त होता हो। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं, मैं जो भी व्यक्ति पैसा कमाने के लिए जो काम करता है वो सारी की सारी आर्थिक क्रियाएं आ जाती हैं। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे पेमेंट होगा, ये मेरी क्या हो जाएगी, आर्थिक क्रिया हो जाएगी। एक डॉक्टर पेशेंट को देख रहा है, उससे पैसे ले रहा है, वो उसकी आर्थिक क्रिया हो जाएगी। एक मजदूर मकान बना रहा है, वहां उसको पैसे मिलेंगे, वो उसकी आर्थिक क्रिया हो जाएगी। एक किसान उगा रहा है और उसको बेच रहा है, वो उसकी आर्थिक क्रिया हो जाएगी। वह सारे काम जो हम पैसे कमाने के लिए करते हैं, हमें इनकम मिलती है, वो सब क्या कहलाएंगी, आर्थिक क्रिया या इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएंगी। तो जहां जहां पर हमें आय प्राप्त हो, हमें इनकम मिले, हमें पैसा मिले, वो सब क्या है, हमारी आर्थिक क्रियाएं होंगी। परंतु कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें हमें पैसा प्राप्त नहीं होता, हमें आय प्राप्त नहीं होती। अब आप सोचोगे सर कौन बेवकूफ है इस दुनिया में, ऐसा कौन बेवकूफ है इस दुनिया में जो पैसों के बिना ही काम कर देता होगा, है। और ऐसा कब होता है, ऐसा होता है प्यार में होता है, प्रेम में होता है, रिश्तों में होता है। हमारी माँ ने हमें इतना बड़ा कर दिया, उन्होंने हमें छोटे से लेकर के अभी तक और आगे भी वो हमें खाना खिलाती है, खाना बनाती है, हमारी मम्मी बनाती है, दीदी बनाती है, भाभी बनाती है, जो भी बनाता हो। उन्होंने कभी हमसे पैसे लिए कि भाई आज एक प्लेट 100 रुपए की प्लेट है, निकालो आज के 100 रुपए, सब नहीं लेते ना। तो वहां पर क्या हुआ, वो गैर आर्थिक क्रिया हो गई। मैंने आपको पढ़ाया, मुझे पैसे मिले, ये आर्थिक क्रिया हो गई। पर मैं घर पे मेरे किसी बच्चे को पढ़ाता हूँ, वो उनसे पैसे नहीं लूंगा, वो क्या होगी, गैर आर्थिक क्रिया होगी। ठीक है, आपके पापा डॉक्टर हैं, वो पेशेंटों को देखते हैं, वो पैसे लेते हैं, वो आर्थिक क्रिया होगी। पर अगर आप बीमार पड़ जाओगे, वो आपसे पैसे नहीं लेंगे, आपका ट्रीटमेंट करेंगे, वो गैर आर्थिक क्रिया होंगी। तो गैर आर्थिक क्रियाएं किसमें होती है, प्रेम में होती है, प्यार भाव में होती है, रिश्तों में होती है। और आर्थिक क्रियाएं पैसे कमाने के लिए होती है। तो अर्थव्यवस्थाओं में क्रियाएं इंपॉर्टेंट है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाएं। अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि। अब अर्थव्यवस्था क्या है, एक ऐसा तंत्र है। तंत्र का मतलब क्या है, हम कह सकते हैं एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी व्यवस्था है।
एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, एक ढांचा। ढांचा का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर। जैसे हमारी बॉडी का भी क्या एक ढांचा है भाई, यहाँ पर सर होगा, यहाँ पर आंखें होगी, ठीक है, यहाँ हाथ होंगे, यहाँ पेट होगा, यहाँ पर हार्ट होगा, दिल होगा, ठीक है ना, ये सब कुछ। तो ये हमारा एक ढांचा है भाई। आज इंसान मर जाता है तो उसका क्या बचता है? कंकाल ही तो बचता है। वो कंकाल क्या एक ढांचा ही तो है। और उस कंकाल के ऊपर हमने क्या करा? चमड़ी लग गई हमारी, ठीक है, हमारे ऊपर मांस चढ़ा दिया गया, ठीक है, और हम शरीर बन गए। उस शरीर में आत्मा डाल दी तो हम मानव हो गए, शरीर हो गया हमारा बेहतर। और फिर जब जिस दिन वो आत्मा निकल जाती है तो शरीर बच जाता है, शरीर जल जाता है, वो कंकाल बच जाता है। तो क्या है? वो एक ढांचा ही तो, वो एक स्ट्रक्चर ही तो। उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था को क्या बताया गया? एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा ढांचा जिसमें जो लोग हैं अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करते हैं। इसलिए हम जितनी भी आर्थिक क्रिया है उन सबका जब मिला लेते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? पूरा एक सिस्टम कहते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे मैं कहूं मैं किसका टीचर हूं? सोशल साइंस का टीचर हूं। निखिल सर किसका टीचर है? मैथ्स के टीचर है। राहुल सर किसके टीचर है? साइंस के टीचर है। प्रिया मैम किसके टीचर है? साइंस के टीचर है। पर जब बात आए पूरी टीम की, आप क्या बोलोगे? लर्न एंड शेयर का सिस्टम बहुत अच्छा है। लर्न एंड शेयर क्या हो गया? पूरा एक टीम हो गया, पूरा एक सिस्टम है कि हाँ भाई ये पढ़ाएगा, ये व्यक्ति ये काम करेगा, ये कॉलिंग लेगा, ये नोट्स बना रहा है, ये ऐसा कर रहा है। ये पूरा क्या? सिस्टम की बात आ गई, तो वो सिस्टम है। इसी प्रकार से जितने भी लोग हैं वो जो भी आर्थिक क्रियाएं करते हैं वो सबका जो संपादित वो टोटल हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। और इकोनॉमी किससे जुड़ी हुई है? पैसों से जुड़ी हुई है, क्योंकि आर्थिक क्रियाएं यहां पर आ रही है। अर्थव्यवस्था दो प्रमुख कार्य संपादित करती है। अब जो अर्थव्यवस्था होती है, जो इकोनॉमी होती है, वो दो मेन काम करती है। दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसके। क्या क्या है? पहला, लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। देखिए, अब ये आर्थिक क्रिया है ना, अभी इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तीन प्रकार के क्षेत्र होते हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि आता है, पशुओं का पालन करना, खनन, ये सब किस में आ जाता है? प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। जितने भी उद्योग हैं वो सारे के सारे द्वितीय क्षेत्र में आ जाते हैं। और सारी सेवाएं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ये सेवा देना है, ये किस में आ जाएगा? तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। ये जो तीनों क्षेत्र हैं इन्हीं में लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राथमिक में कर रहे हो, चाहे द्वितीय में कर रहे हो, चाहे तृतीय में कर रहे हो। हर व्यक्ति कोई भी आर्थिक क्रिया कर रहा हो तो वो इन तीनों क्षेत्र में से किसी ना किसी में जुड़ा हुआ है। और ये सारी आर्थिक क्रिया ही क्या है? हमारी अर्थव्यवस्था है। और ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन ही तो कर रहे हैं। भाई, उद्योग क्षेत्र में अगर कोई शर्ट बना रहा है तो शर्ट का उत्पादन कर रहा है, कोई मोबाइल बना रहा है वो मोबाइलों का उत्पादन कर रहा है, कोई मार्कर बना रहा है वो मार्कर का उत्पादन कर रहा है। हम आपको सेवा दे रहे हैं, हम सेवा का उत्पादन कर रहे हैं। तो एक तो क्या होता है? अर्थव्यवस्था के तहत विभिन्न प्रकार की वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करती है अर्थव्यवस्था। तो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं, अलग अलग प्रकार की सेवाओं का उत्पादन होता है अर्थव्यवस्था में। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं आती हैं और आर्थिक क्रियाएं में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र आ जाते हैं, जो कि किसी न किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करते हैं। तो अर्थव्यवस्था दो प्रमुख कार्य कर रही है। पहला, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना, और दूसरा, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। अब ये वस्तु और सेवा उत्पादन कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? प्राथमिक, द्वितीय के तृतीय क्षेत्र कर रहा है। और उसमें काम कौन कर रहे हैं? लोग ही तो कर रहे हैं। मतलब लोगों को क्या है? रोजगार देना। तो एक तरफ लोगों को रोजगार मिलना, फिर उन लोगों के रोजगार के द्वारा ही वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कराना, और फिर उन्हीं का ही इस्तेमाल करना। आज मुझे रोजगार मिला, मुझे काम धंधा मिला, मैं सेवा का उत्पादन कर रहा हूं, मैं आपको सेवा दे रहा हूं, ठीक है। अब उससे मुझे पैसा मिलेगा, फिर मैं अपनी इच्छा की कोई चीज खरीद लूंगा। मैंने शर्ट खरीद ली, मैंने घड़ी खरीद ली, मैंने जूते खरीद लिए, मैंने जींस खरीद ली, ये सब मैंने खरीद लिया, क्योंकि वो वस्तु सेवाओं का उत्पादन भी हुआ है और रोजगार का अवसर भी मिला है। तो अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख कार्य क्लियर। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा। अब अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर कैसा है? अब अर्थव्यवस्था के स्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाएगा? अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब उसका स्ट्रक्चर, वो कैसा बना हुआ। जैसे आज मैं कहूं कि भाई मानव का ढांचा कैसा है, मानव की संरचना कैसा है, मानव का स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप आसानी से बता दोगे गुरुजी सबसे ऊपर तो अपनी होगी खोपड़ी, ठीक है ना, सबसे ऊपर अपनी खोपड़ी, उसके नीचे दो आंखें, फिर नाक, फिर होठ, फिर अपना गला, फिर इधर दिल, फिर पेट, फिर अपने पैर, इधर हाथ, यूं सब कुछ आपने पूरा एक ढांचा बता दिया, पूरा एक स्ट्रक्चर बता दिया। मतलब अब आपने क्या करा, आपने बांट लिया ना। आपने कभी डॉक्टरों को देखा? डॉक्टर अलग अलग चीजों की पढ़ाई करते हैं। जैसे कुछ डॉक्टर होंगे आंखों के स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ क्या होते हैं कान नाक गले के स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ दिल के स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ पेट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, कुछ हड्डियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या करा, जैसे हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है उस हिसाब से हमने डॉक्टरों को भी बांट दिया। उसी प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था में काम के आधार पर विभिन्न जो उत्पादन क्षेत्र है उनका हमने क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। हमने उत्पादन क्षेत्रों को बांट दिया, हमने अलग अलग कर दिया। और कितने क्षेत्रों में बांटा है, कितने सेक्टर्स में बांटा है, कितने एरिया में बांटा है? 3 में बांटा है बेटा। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, जिसको कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें क्या क्या आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या है, यह सबसे पहले प्रथम है,
ये सबसे पहले है, सबसे फर्स्ट पर है ये है। अगर यहां पर कोई उत्पादन नहीं होगा तो आगे कुछ भी नहीं हो सकता। यहां पर ज्यादातर जो काम होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं, प्रकृति की देन होते हैं, प्रकृति की बड़ी मदद चाहिए। आप कृषि कर रहे हो, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना, ये सब किस में आ जाता है? प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। इंग्लिश में इसको कहा जाएगा प्राइमरी सेक्टर। इंग्लिश में इसको कहा जाएगा प्राइमरी सेक्टर। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है कृषि है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। तो पहला क्षेत्र कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र जिसमें प्रकृति पर काफी निर्भरता होती है और डायरेक्टली पहली बार ये काम होते हैं और इसी के बाद फिर आगे दूसरे काम हो सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। क्या क्या है? कृषि है, पशुपालन है, मछली पालन है, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना है। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र, इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर। अब इसको कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र। ये क्या काम करता है? यहां पर जो कुछ भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, यहां सब कुछ क्या होता है? कच्चा माल उत्पादित होता है बेटा, कच्चा माल। जैसे अब मैंने कॉटन की शर्ट पहननी है मुझे, अब कॉटन की शर्ट पहननी है तो जो कॉटन है, जो रुई है, उसका कपास का उत्पादन कहां पे होता है? कृषि में होता है। कहां पे होता है? कृषि में होता है। पर वो तो कच्चा माल है, मैं रुई को तो यूं लपेट नहीं सकता अपने शरीर पे। उस कच्चे माल को अंतिम वस्तु में परिवर्तित करेगी, मतलब मुझे शर्ट कौन बना करके देगा? कोई उद्योग, कोई फैक्ट्री या कोई इंडस्ट्री बना करके देगा। इसलिए इसको क्या कहा गया है? द्वितीय क्षेत्र कहा गया है। इसमें क्या आ जाएंगे? खनिज के जितने भी व्यवसाय हैं वो आ जाएंगे, निर्माण के जो कार्य हैं वो आ जाएंगे, गैस और बिजली का उत्पादन है वो आ जाएंगे, सारे के सारे उद्योग इसमें आ जाते हैं, द्वितीय क्षेत्र। अब तीसरा क्या है? तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। इसमें सारी की सारी सेवाएं हैं। प्राथमिक और द्वितीय क्या कर रहा है बेटा? वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, वस्तु बना रहा है। यहां पर कोई वस्तु बनी, या तो हम उसको डायरेक्ट ले लेंगे, नहीं तो यहां पे कुछ कच्चा माल आया तो उसको अंतिम वस्तु में परिवर्तित करके फिर हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे टमाटर का टोमेटो सॉस हम लोगों ने खाया, तो टमाटर यहां उगता है, टोमेटो सॉस यहां पर आएगा। आपने आइसक्रीम्स खाई है, ठीक है। अब दूध यहां पर हमने पशुपालन में पढ़ा है, और फिर आइसक्रीम्स आप देखते हैं फैक्ट्री से पैक होकर के हमारे पास आती है। अब ये जो वाला क्षेत्र है ना, ये वस्तु का उत्पादन नहीं करता, ये सेवा देता है, ये सर्विस देता है। ये इन दोनों सेक्टर को मदद करता है, जैसे कि परिवहन, ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में मदद करने वाले सारे परिवहन। बैंकिंग, क्योंकि किसानों को भी पैसा चाहिए और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको भी पैसा चाहिए। बैंकिंग, अपने साथ या उस बिजनेस के साथ कोई भी हानि होने के लिए बीमा की सिक्योरिटी चाहिए, वो बीमा भी सर्विस में आ जाएगा। डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, टीचर्स हो गए, ये सब कुछ किसमें आ जाएंगे? सेवा क्षेत्र में आ जाएंगे, ये टर्शियरी सेक्टर में आ जाएंगे। बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार, ये सब किसमें है? तृतीय क्षेत्र में है। तो अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा में ये तीन क्षेत्र आते हैं बच्चों। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार कि अर्थव्यवस्था के कौन कौन से प्रकार होते हैं। हमने अर्थव्यवस्था को जान लिया कि एक ऐसा ढांचा है जिसमें आर्थिक क्रियाएं होती हैं, और आर्थिक क्रिया में तीन क्षेत्र देखे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। अब अर्थव्यवस्थाएं अलग अलग प्रकार की होती है। अलग अलग प्रकार का किस आधार पर? स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना हक। देखिए, अब हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, हमने बोला प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, उसमें भी उत्पादन हो रहा है। द्वितीय क्षेत्र, उसमें भी उत्पादन हो रहा है। तृतीय क्षेत्र में सेवाएं दी जा रही हैं, तो वो भी उत्पादन है, वस्तु या सेवाओं का उत्पादन होना है। अब उत्पादन करने के लिए कुछ कारक होते हैं बेटा, कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ चीजें हमें चाहिए उत्पादन करने के लिए। जैसे भूमि की आवश्यकता होती है, श्रम मतलब मजदूरी, ठीक है, तो मजदूरी कौन करेगा? लोग करेंगे। उसके अलावा पूंजी, पैसा चाहिए, और उसके अलावा मानव पूंजी या मालिक या जितने भी जो लोग हैं जो उसमें काम में लगे हुए, ये सब क्या कहलाते हैं? ये उत्पादन के कारक कहलाते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। अब इन उत्पादन के कारकों पर किसका अधिकार है? किसी एक व्यक्ति का अधिकार है। भाई वो जमीन किसी एक व्यक्ति की है, जितने लोग उसके अंडर में काम कर रहे हैं वो सारे क्या एक व्यक्ति के अंडर में है? जितना भी पैसा लगाया है वो क्या किसी सारा एक व्यक्ति का है, या एक कंपनी का है, या सरकार का है? किसका है? इस आधार पर हम अर्थव्यवस्था को विभाजित करते हैं। और अर्थव्यवस्थाएं होती हैं बेटा तीन प्रकार की। सबसे पहले आ जाती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी। अब पूंजी का मतलब ही क्या है? एक तरीके से पैसा, पैसा, ठीक है, पैसा ही पैसा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में क्या होगा? उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। तो उत्पादन के जितने भी साधन हैं, उत्पादन के जितने भी कारक हैं, उन पर स्वामित्व का मतलब मालिकाना हक। मालिक कौन होगा? उनका निजी व्यक्ति होगा, कोई प्राइवेट व्यक्ति होगा, सरकारी व्यक्ति नहीं होगा, सरकार नहीं होगी, कोई प्राइवेट व्यक्ति होगा। और
इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं और यहाँ पर जो भी उत्पादन करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, लाभ अर्जित करना होता है। तो यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो मुख्य होता है वो प्राइवेट सेक्टर होता है। ज्यादा से ज्यादा उत्पादन की शक्तियां होती है वो प्राइवेट सेक्टर के पास होती है। ज्यादा से ज्यादा जो लोग उत्पादन करते हैं वो प्राइवेट के होते हैं। सरकार यहाँ पे कम से कम हस्तक्षेप करती है, सरकार सिर्फ इनसे टैक्स लेती है और मजे करती है। सरकार ना अपनी फैक्ट्रियां लगाती है, सरकार ना अपनी तरफ से कोई रोल निभाती है, बस सरकार टैक्स लेती है, मजे करती है, कंट्रोल करती है इन लोगों को, पर सारा का सारा जो उत्पादन करता है वो प्राइवेट सेक्टर करता है। सर कुछ देशों के उदाहरण जैसे कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों देश क्या है? पूंजीवादी देश हैं। यहां पर ज्यादा से ज्यादा हर फैक्ट्री में ज्यादा से ज्यादा जो कंट्रोल है वो किसका है? प्राइवेट सेक्टर का है, सरकार का कम है। इसके बाद दूसरी व्यवस्था है समाजवादी व्यवस्था। अब नाम से पता चल रहा है समाजवादी, समाज के लिए सोचने वाली व्यवस्था। और समाज में किसके लिए सोचना? अमीरों के लिए। अमीरों के लिए क्या सोचने की जरूरत है? उनके पास तो खूब पैसा है। सोचना किसके लिए? मजदूरों के लिए सोचना है, गरीबों के लिए सोचना है, पिछड़ों के लिए सोचना है। तो हमें सोचना उन वर्गों के लिए। और यहां पर तो सब कुछ प्राइवेट वालों के पास है और प्राइवेट वाला जो भी काम करेगा वो अपने प्रॉफिट के लिए करेगा, ज्यादा ज्यादा अपना प्रॉफिट करना चाहेगा, वो कभी भी मजदूरों की नहीं सोचेगा। इसलिए एक नई व्यवस्था आई जिसका नाम है समाजवादी व्यवस्था। उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे जितने भी उत्पादन के साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, सब कुछ, उस पर मालिकाना हक किसका होगा? सरकार का होगा। उनको चलाएगी कौन? संचालन का मतलब क्या है? चलाना। उनको चलाएगी कौन? सरकार चलाएगी। और सरकार को जो भी इनकम मिलेगी वो किस उद्देश्य में करेगी? सामाजिक कल्याण के लिए, समाज का भला करने के लिए करेगी। ठीक है, वो लाभ कमाने के लिए नहीं करेगी। आज आप भारत में देखिए, बहुत से बच्चों को सरकारें छात्रवृत्ति देती है। सरकार को फायदा हो रहा है क्या उसमें? नहीं, समाज का भला हो रहा है। ठीक है, राशन की दुकानों पे बहुत सस्ते में सामान बांटा जाता है, सरकार को फायदा हो रहा है 2 रुपए किलो गेहूं देने में? नहीं, पर समाज का भला हो रहा है। ठीक है, तो ये समाज के भले के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए सरकार काम करती है। क्या कभी कोई प्राइवेट वाला कहता है आजा जा हमारे रेस्टोरेंट में बैठ जा, खा जा फ्री? नहीं। पर बहुत सी जगह, जैसे मैं राजस्थान की बताऊं, यहाँ पे 8 रुपए में पौष्टिक भोजन दिया जाता है। किसकी तरफ से? सरकार की तरफ से। तो सरकार जो काम करती है वो सामाजिक कल्याण के लिए करती है। जैसे उदाहरण है चीन और क्यूबा। ठीक है, चीन, क्यूबा, या आप रूस भी लिख सकते हैं, सोवियत संघ। अब देखो, अब जब भारत आजाद हुआ तो भारत के सामने दोनों मॉडल थे कि हम या तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपना लें या समाजवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने की अगर बात आई तो भारत के नेताओं ने यह सोचा कि यहां पर हम सारी के सारे जो कंट्रोल है वो किसको दे देंगे? प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे। अब प्राइवेट सेक्टर में क्या है? सारे के सारे अमीर लोग हैं। अब वो अमीर लोग कभी भी गरीबों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। ठीक है, ज्यादा जो है वो अपर कास्ट के लोग हैं तो वो पिछड़ी जातियों को आगे नहीं आने देंगे। ज्यादा जो अमीर लोग हैं वो सारे के सारे पुरुष है, वो महिलाओं को आगे नहीं आने देंगे। इससे क्या हो जाएगा? जो पिछड़े हुए थे वो पिछड़े हुए ही रह जाएंगे। इसलिए भैया पूंजीवाद को करा हमने कैंसिल। फिर बात आई समाजवाद। बोला हाँ, समाजवाद सही है। समाजवाद में सरकार सबका ध्यान रखेगी, सरकार सबका भला करेगी, सरकार सबके लिए काम करेगी। तो फिर प्राइवेट वाले सरकार के पास गए। बोले अगर सब कुछ ही सरकार करेगी तो जैसे मान लीजिए आज मुझ में कोई टैलेंट है, मैं अपना कोई बिजनेस चालू करना चाहूं तो कर ही नहीं सकता। मेरा टैलेंट तो दब जाएगा। सब कुछ ही जब सरकार कर रही है तो फिर मेरा टैलेंट तो किस काम का है? मैं तो सरकार का हमेशा गुलाम बनकर के ही काम करना पड़ेगा, सरकार का कर्मचारी बनकर के ही काम करना पड़ेगा। मेरा टैलेंट तो छुप जाएगा। सरकार ने बोला बात तो सही है यार, टैलेंट भी नहीं दबना चाहिए। सामाजिक कल्याण के चक्कर में टैलेंट दबे, गलत बात। तो फिर हमारे महापुरुषों ने एक मध्यम रास्ता निकाला, वो था मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का रोल होगा, प्राइवेट सेक्टर भी होगा और सरकारी भी होगा। जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है तो दोनों के पास मालिकाना हक होगा, सरकार के पास भी होगा और प्राइवेट के पास भी होगा। अगर कोई निजी व्यक्ति अपनी कंपनी लगाना चाहता है वो भी लगाए और सरकार अपनी कंपनी लगाएगी वो भी लगाएगी, दोनों मिलजुल करके काम करेंगे। ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। सबसे बेहतरीन, सबसे सुंदर एग्जाम्पल है भारत का। परंतु बच्चों, आज के मौजूदा दौर में हर देश में लगभग मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। वहां पर सरकारों के भी रोल हैं और वहां पर प्राइवेट वालों का भी रोल है। कोई भी पूरी तरीके से प्राइवेट को भी नहीं हटा सकता और कोई पूरी तरीके से सरकार के काम को भी नहीं नकार सकता। दोनों की ही आवश्यकता होती है, पर बेहतरीन एग्जांपल हमारा भारत है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि जो भारत की जो आज स्थिति है, आज हमें 75 साल से ज्यादा का समय हो चुका है आजाद हुए हुए। हम 1947 में आजाद हुए। ठीक है, काफी समय आज हमें हो चुका है।
हमने 1947 में जो स्थितियां थी वो आज 22-23-24 में नहीं है। सुधार आ चुका है, काफी सुधार आ चुका है, काफी परिवर्तन हो चुका है। तो ये जो सुधार आया है ये कोई चमत्कारिक सुधार नहीं है कि यूं छड़ी घुमाई और यूं देश में सुधार आना शुरू हो गया। काफी बड़ा इतिहास हमारा रहा है, काफी संघर्षों से, काफी मुश्किलों का सामना करते हुए हमारे महापुरुष, हमारे लीडर्स, हमारे नेता समस्याओं का सामना करते हुए देश का विकास करने आगे बढ़े हैं और देश का विकास करा है, हमारी अर्थव्यवस्था का विकास करा है। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हम निम्नलिखित दो स्थितियों की विवेचना करेंगे, दोनों ही पारस्परिक सहयोगी क्रिया है। देखो हम यहाँ पर दो स्थितियों की बात करेंगे, दो चीजों को कंसीडर करने जा रहे हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक है। अब दो कौन कौन सी बात करने जा रहे हैं सर जी हम? एक है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और दूसरा है मौद्रिक विकास, मॉनेटरी डेवलपमेंट। ये कौन सा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये है मौद्रिक विकास, मॉनेटरी डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहां पर हम दो बातें कर रहे हैं, आर्थिक विकास, ठीक है, और मॉनेटरी विकास या मौद्रिक विकास। मौद्रिक विकास का मतलब है मुद्रा से जुड़ा हुआ विकास। मुद्रा का मतलब क्या होता है? मनी। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे करेंसी है, मनी, पैसा चलता है, पैसा, ठीक है, सब कुछ पैसे पे ही टिका हुआ होता है। तो वो मुद्रा विकास या आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब एक एक को चर्चा करते हैं। पहले बात करेंगे आर्थिक विकास की। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती हो। तो आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रक्रिया का मतलब है बेटा प्रोसेस, और प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, प्रोसेस कभी रुकता नहीं है। जैसे आप क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ते होंगे साइंस में, जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस की बात होती है। तो लाइफ का प्रोसेस रुकता नहीं है, ऐसे दिल काम करना बंद नहीं करता, जिस दिन कर देगा उस दिन हम काम करना छोड़ देंगे। ठीक है, सांसें हमारा काम करना बंद नहीं करी, ये हमारा लाइफ का प्रोसेस है, चलता रहता है। थोड़ी बहुत कभी परेशानी आती है तो हम डॉक्टर के जाकर के ट्रीटमेंट ले लेते हैं। तो उसी प्रकार से जब प्रोसेस वर्ड आ जाता है, जब प्रक्रिया आ जाती है तो वो कंटिन्यूस ही होती है। ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन चलेगी फिर बंद हो जाएगी, नहीं, लगातार चलती रहेगी। तो एक ऐसी प्रक्रिया आर्थिक विकास होती है जिसमें दीर्घकाल में, मतलब लंबे समय तक अर्थव्यवस्था की जो वास्तविक राष्ट्रीय आय है, जो हमारी नेशनल इनकम है, जो टोटल इनकम है, उसमें वृद्धि होनी चाहिए, उसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए, मतलब हमारी राष्ट्रीय आय बढ़नी चाहिए। उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादक का ऊंचा स्तर प्राप्त करना होता है। तो अर्थव्यवस्था के जो समस्त क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, उन सभी में उत्पादकता का मतलब क्या है? जो प्रोडक्टिविटी है हमारी, ठीक है, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं, वो उत्पादन, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि हम 100 वस्तु बना रहे हैं, ठीक है, ये भी उत्पादन है, परंतु 100 वस्तु कितने लोग बना रहे हैं? बोले 100 लोग 100 वस्तु बना रहे हैं, 100 लोग 100 वस्तु बना रहे हैं, ये तो प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। मतलब एक व्यक्ति एक ही वस्तु बना रहा है, बहुत कम है। तो इसलिए हमने क्या कहा, हम 10,000 वस्तु बना रहे हैं। बोले कितने लोग? 100 लोग। अरे वाह, अब बहुत बढ़िया। उत्पादन तो हम पहले भी कर रहे थे, उत्पादन हम अब भी कर रहे हैं, परंतु उत्पादन अब ज्यादा भी हो रहा है और व्यक्ति उतने के उतने हैं। तो उत्पादकता क्या होती है कि एक एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करे। तो यहां पर क्या बोला गया है? उत्पादकता का ऊंचा स्तर होना चाहिए, हमारा उत्पादन भी बढ़े और उत्पादकता भी बढ़े, मतलब हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सके, हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, मतलब हर व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा हो, चाहे प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक, वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होगा, तभी तो हमें ज्यादा से ज्यादा इनकम होगी, और जब इनकम होगी तो ही तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, और राष्ट्रीय आय बढ़ना ही तो हम आर्थिक विकास में पढ़ रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं। अब बात करते हैं आर्थिक नियोजन की। आर्थिक नियोजन का मतलब है इकोनॉमिक प्लानिंग। हमने ये बोला कि आर्थिक विकास होना चाहिए। अब आर्थिक विकास, किसी भी चीज के विकास के लिए हमें प्लानिंग करना बड़ा जरूरी होती है, हमें नियोजन करना या हमें योजना बनाना बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए आज आपको 10th में बिहार बोर्ड में टॉप करना है, तो आपकी भी एक योजना होगी, मैं इतने समय तक ये सिलेबस खत्म कर दूंगा, मैं इतने समय तक ये पढ़ लूंगी, ऐसा कर लूंगी, और इतने समय में जाकर के मैं मॉडल पेपर दूंगी, फिर फरवरी में मैं एग्जाम देने चले जाऊंगा या चली जाऊंगी। तो आपकी भी एक योजना है। तो इतने बड़े विशाल देश को आर्थिक विकास अगर उसका करना है तो उसकी कोई ना कोई योजना होनी चाहिए। तो ये आर्थिक योजना या आर्थिक नियोजन क्या होता है? आर्थिक नियोजन का अर्थ है राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का
विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। अब क्या कहा गया है, बड़े ध्यान से समझना। पहले समझो संसाधन क्या होते हैं। संसाधन मतलब वह हर वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, हमारी जरूरतों को पूरा कर सके, वह क्या है, संसाधन है। अब देश के पास भी कुछ संसाधन है, देश के पास खुद की टेक्नोलॉजी है, देश के पास खुद की जमीन है, खुद का पानी है, सब कुछ है देश के पास, हमारे पास ये संसाधन है। परंतु हमें इन संसाधनों का कैसे इस्तेमाल करना है कि हमें प्राथमिकता देनी है कि पहले हमें कौन सा काम करना है, पहले हमें कौन सा काम करना है। कोरोना का दौर आप सभी ने देखा है, मैंने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा। कोरोना के समय में सरकार ने सबको क्या कहा, घरों में रहिए आप, सुरक्षित रहिए आप सब, ठीक है, सरकार ने काम करा। और जहां फैक्ट्रियों में काम था तो ये थोड़ी बोला सब गाड़ी बनाओ, कपड़े बनाओ, नहीं, क्या बोला गया, ज्यादा से ज्यादा दवाइयां बनवाई, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दवाइयां बनवाई, मास्क बनवाए, पीपीई किट बनवाए, इंजेक्शंस बनवाए, दवाइयां बनवाए, डॉक्टर्स को खूब फैसिलिटी देने का काम करा गया। ये क्या था, हमारे जितने भी संसाधन थे, सरकार के पास जितना भी पैसा था, सबको सरकार ने कहां फूंक दिया, हेल्थ फैसिलिटीज पे फूंक दिया, हेल्थ फैसिलिटी पे लगा दिया। क्योंकि उस समय सबसे पहले जरूरी क्या है, लोगों का बचना जरूरी है। अरे मर्सिडीज में, फरारी में घूमना जरूरी नहीं है, 2000 की शर्ट पहनना जरूरी नहीं है, लोगों का बचना जरूरी है। इसलिए पहले सारा का सारा पैसा, सारे के सारे संसाधन सबको, डॉक्टर्स को, सबको कहां लगा दिया, कोरोना में लगा दिया। नहीं साहब, कोरोना से देश को बचाना है, कोरोना से देश को बचाना है। तो हमारे पास जो संसाधन थे उनकी प्राथमिकताओं का हमने तय करा और विकासात्मक क्रियाओं में लगाया, अलग अलग विकासात्मक क्रियाओं में लगाया। तो उस समय तो सबसे पहले तो बचना ही विकासात्मक क्रिया थी। इसके अलावा आप देखिए, सरकार बजट अनाउंस करती है, सरकार पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है, सरकार ये देखती है भाई देखो इतना पैसा इस बार डिफेंस पे खर्चा होगा, इतना पैसा शिक्षा पे सरकार खर्चा करेगी, इतना पैसा स्वास्थ्य पे खर्चा करेगी। इस बार सरकार पूरे देश में 100 मेडिकल कॉलेज बनाएगी, इस बार सरकार 100 बड़ी टॉप क्लास की स्कूलें बनाएगी, इस बार सरकार 100 टॉप हॉस्पिटल्स बनाएगी। सरकार ने क्या करा, अपने पास जितने भी संसाधन थे उनको प्राथमिकताओं के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से कि पहले क्या जरूरी है, उस हिसाब से जितना भी संसाधन उनको बांट दिया। इतना स्कूलों में खर्चा करना है, इतना हॉस्पिटल पे खर्चा करना है, इतना कृषि पर खर्चा करना है, ठीक है, इतना उद्योगों पर खर्चा करना है। तो आर्थिक नियोजन क्या होता है कि जो भी आपके पास संसाधन है उनको प्राथमिकताओं के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से आप लोग उनका खर्चा करो और विकासात्मक कार्य में आगे बढ़ो। इसी प्रकार एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। आपके पास 24 घंटे होते हैं, आपको टॉपर बनना है। अब आपको प्रायोरिटी के हिसाब से पहले मेरे लिए कौन सा काम जरूरी है, अब भी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, पढ़ाई। अब पढ़ाई में आप देख रहे हो मुझे इतना पढ़ना है, अब इतना पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, सोशल वीक है, मैं सोशल को सबसे ज्यादा टाइम दूंगा या दूंगी। मैथ्स मेरा सबसे ज्यादा वीक है, मैं मैथ्स को सबसे ज्यादा टाइम दूंगा या दूंगी। मैं सभी सब्जेक्ट को, आपने एक पूरी प्लानिंग कर ली, आपने प्राथमिकता के हिसाब से, ये सबसे वीक है इसको ज्यादा टाइम, ये कम वीक है इसको थोड़ा कम टाइम, ये थोड़ा कम, पर पढ़ना मुझे सभी को है। मेरी एक प्लानिंग हुई और उस प्लानिंग के हिसाब से मैं काम करना शुरू कर दिया या कर दिया, ठीक है ना। तो आर्थिक नियोजन भी इसी प्रकार से, जो संसाधन हमारे पास हो उनको प्राथमिकताओं के हिसाब से विकासात्मक क्रियाओं में हम उनका इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं योजना आयोग की। ये आर्थिक नियोजन करेगा कौन, ये इकोनॉमिक प्लानिंग करेगा कौन। आप बोलोगे सर सरकार कर देगी ना, सरकार किस लिए, पर सरकार के पास तो और भी काम है, सरकार के पास तो बहुत से काम है। सरकार, युद्ध हो गया तो सरकार ही तय करेगी, चुनाव लड़ने हैं तो सरकार के नेता ही लड़ते हैं, और भी बहुत से काम देश में होते हैं, कोई सामाजिक समस्या हो गई तो सरकार को देखना है, और बहुत से काम सरकार के पास होते हैं। देश के आर्थिक विकास के लिए एक ऐसी संस्था, कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप होना चाहिए जो स्पेशल इसी चीज पे फोकस करे कि नहीं साहब देश का आर्थिक विकास किस प्रकार से हो, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से हो। उसी के लिए क्या बनाया गया, योजना आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया, प्लानिंग कमीशन बनाया गया। ये जो हमने पीछे पढ़ा, ये काम करने के लिए योजना आयोग बनाया गया है। कब बनाया गया, 15 मार्च 1950 को बनाया गया। इसके अध्यक्ष कौन होंगे, पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होंगे। पदेन का मतलब क्या होता है, जो प्रधानमंत्री बनेगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, योजना आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। पदेन का मतलब है जो इस पोस्ट पर होगा वो ऑटोमेटिकली इस पे बन जाएगा। जैसे मैं कहूं कि भाई मनीष सर को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने के लिए रखा गया है, अब ये बोला गया कि जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएगा वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको भी पढ़ाएगा। तो अब ये ऑटोमेटिकली है, पदेन हूं मैं कि पॉलिटिकल टीचर ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको भी क्लास 9, 10 को पढ़ाएगा। तो क्या हुआ, पदेन आ गया। तो इन्होंने बोला जो प्रधानमंत्री होगा वो ऑटोमेटिकली योजना आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। तो अब 1950 में बना और 1947 से लेकर के 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे वो माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी रहे। तो देश का पहला प्रथम योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने।
सामान्यतः कामकाज एक उपाध्यक्ष की देखरेख में होता है, जिसकी सहायता के लिए आयोग के 8 सदस्य होते हैं। देखो, अब अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री जी। अब वही बात, प्रधानमंत्री जी सरकार में है, उनके पास बहुत सारे काम है, तो मेन काम जो संभालते हैं वो उपाध्यक्ष संभालते हैं। और उपाध्यक्ष को कौन अपॉइंट करता है, कौन बनाता है उपाध्यक्ष? प्रधानमंत्री जी बनाते हैं। जनरली ये उपाध्यक्ष कौन होते हैं? बहुत बड़े अर्थशास्त्री होते हैं, जिनको अर्थशास्त्र का, अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा ज्ञान होता है, उन्हीं को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। फिर वो तय करते हैं भाई ये ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो मेन काम वही करते हैं। और इनकी सहायता के लिए 8 सदस्य योजना आयोग में और होते हैं जो उपाध्यक्ष की सहायता करते हैं। फिर ये सब प्रधानमंत्री जी को बता देते हैं ऐसा ऐसा काम करना चाहिए, इस प्रकार से देश का आर्थिक विकास तेज होगा, और फिर प्रधानमंत्री जी निर्णय ले लेते हैं। भारत में एक योजना आयोग प्लानिंग कमीशन है जो आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाता है। तो अब योजना आयोग क्या कर रहा है? ये एक मॉडल लेकर के आया, एक तरीका लेकर के आया, जिस तरीकों को कहा गया पंचवर्षीय योजना। क्या कहा गया? पंचवर्षीय योजना, या जिसे हम कहते हैं 5 ईयर प्लान। 5-5 सालों के लिए योजना बनाई कि भाई आने वाले 5 साल में हमें यह काम करना है। फिर कहा गया आने वाले इन 5 साल में हमें ये काम करना है। जैसे हम ये कहें कि भाई ये जो अब 5 ही दिन है, इन 5 दिन में मैं इतना इतना पढ़ लूंगा, इतना इतना पढ़ लूंगी, फिर इन 5 दिन में ये पढ़ लूंगा, ये पढ़ लूंगी। तो ऐसे ही सरकार ने सोचा 5-5 साल की योजना कि 5 साल में ये, फिर 5 साल में ये, फिर 5 साल में ये। तो पहली पंचवर्षीय योजना भारत में कब आई? 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चलती है। 50 में गठन होता है और 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू कर दिया जाता है। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। तो देश में जो आर्थिक विकास हुआ है उसका श्रेय, उसका क्रेडिट किसको दिया जाएगा? इस प्लानिंग को दिया जाएगा, इस नियोजन को दिया जाएगा, योजना आयोग को दिया जाएगा। अब इस योजना आयोग के उद्देश्य क्या थे कि भाई मेन काम क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला, आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारे जो देश की आर्थिक विकास है ना, उसकी दर, उसकी रेट बढ़नी चाहिए। रेट बढ़ने का मतलब क्या होता है? जैसे मैं एक बात बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि भैया आज आप हो, आपके 100 में से पहले 10 नंबर आए, फिर अगले टेस्ट में फिर टेस्ट हुआ, 100 में से 11 नंबर आए, फिर आपके 100 में से 12 नंबर आए। देखो नंबर तो अभी भी बढ़ रहे हैं, नंबर तो इसमें भी बढ़े। और एक बच्चा ऐसा है जिसके पहले 100 में से 10 आए, फिर दूसरे टेस्ट में 100 में से 20 आए, फिर तीसरे में 100 में से 30 आए, फिर 40 आए, ऐसे। अब देखो इस बच्चे के भी नंबर बढ़े, 10 से 11, 11 से 12, परंतु एक एक नंबर बढ़ा है। और ये दूसरा बच्चा, इसके भी नंबर बढ़े हैं पर 10-10 से बढ़े। तो ये यहां पर जो एक एक से बढ़ रहा है, यहां पे 10-10 से बढ़ रहा है, हमें रेट बढ़ानी है। मतलब ये जो बढ़ने का डिफरेंस है वो ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा परसेंटेज से हमारा देश का आर्थिक विकास हो। अगर पहले हमारा इतना विकास था, हम और ज्यादा विकास करें और तेजी से विकास करें, तो आर्थिक विकास की दर बढ़नी चाहिए, रेट बढ़नी चाहिए, यह कहा गया है। कृषि एवं उद्योगों का आधुनिकीकरण करना, आधुनिकीकरण करने का मतलब है मॉडर्नाइजेशन करना, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आना। ऐसा नहीं है कृषि को पुराने ही हिसाब से चलाते जा रहे हैं, क्योंकि हमें उत्पादन बढ़ाना है, जनसंख्या बढ़ रही है तो उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ाना होगा। और उसके लिए हमें क्या है, नए ट्रैक्टर लेकर के आने होंगे, नई मशीनें, नई टेक्नोलॉजी लेकर के आनी होंगी, यह काम रखा गया। आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, आत्मनिर्भरता का मतलब होता है कि हमें किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। मतलब हमारे देश के पास हर वस्तु इतनी होनी चाहिए कि कम से कम देश के लोग तो खा ले, संतुष्ट हो जाए। हम दूसरों को बेचे या ना बेचे वो बात की बात है, परंतु पर कम से कम पहले हमें खुद के खाने के लिए दूसरे से ना मांगना पड़े। जैसे कि 1967-70 के दौर से पहले हमें गेहूं भी अमेरिका से मंगवाना पड़ता था, परंतु फिर बाद में हरित क्रांति हुई और हमारे देश में खूब गेहूं का उत्पादन होना शुरू हो गया। आत्मनिर्भर बने, हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर ना होना पड़े। तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। अब ये सारे जो काम है ना, ये क्या है, आर्थिक विकास के काम है। ये आर्थिक विकास होना चाहिए, परंतु आर्थिक विकास के साथ साथ क्या है, सामाजिक न्याय भी होना चाहिए, सोशल जस्टिस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी के आर्थिक विकास के चक्कर में किसी के साथ, समाज के साथ गलत कर दे, नहीं। ऐसा नहीं हो कि हम इस आर्थिक विकास के चक्कर में अमीरों को खूब छूट दे रहे हैं, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, जो पिछड़े हुए हैं वो पिछड़ते जा रहे हैं। नहीं, किसी आर्थिक विकास के चक्कर में हम किसी की जमीन छीन ले, किसी का घर बार छीन ले, ऐसा नहीं। सामाजिक न्याय भी होना चाहिए, सोशल जस्टिस भी होनी चाहिए, समाज में समानता भी आनी चाहिए, आर्थिक सामाजिक हर प्रकार की समानता आनी चाहिए। ये योजना आयोग के, या मैं कहूं पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हुआ करते थे, उद्देश्य हुआ करते थे। इन सबको ध्यान में रख करके ही पंचवर्षीय योजना बना करती थी। अब बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको इंग्लिश में कहा जाएगा नेशनल डेवलपमेंट
काउंसिल और शॉर्ट में हम इसको कहेंगे एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या एनडीसी। इसका गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952 को हुआ है। उद्देश्य क्या है? इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों तथा योजना आयोग के बीच तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया है। देखो अब इसका काम क्या है? आर्थिक नियोजन के लिए, और आर्थिक नियोजन कौन करेगा? योजना आयोग करेगा। अब योजना आयोग को क्या करना है? पूरे देश के लिए संसाधनों को बांटना है कि भाई सब पूरे देश के सभी एरिया का विकास होना चाहिए, राजस्थान का, बिहार का, एमपी का, यूपी का, कर्नाटक का, हर जगह का विकास होना चाहिए। इसलिए ये एनडीसी क्यों बनाया गया कि राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच में तालमेल बिठा सके कि भाई इस राज्य वाले ये चीज डिमांड कर रहे हैं, योजना आयोग आप सुनिए, इनकी इस डिमांड को मानिए। योजना आयोग ने ये बोला है, आप इस चीज को समझिए, इतना फंड योजना आयोग नहीं दे सकता। मतलब अब हम कह सकते हैं कि प्लानिंग कमीशन और स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों के बीच की कड़ी है कौन? एनडीसी। ठीक है ना? इनकी बात यहां और इनकी बात यहां तक पहुंचाने का एक साधन है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। सदस्य कौन होंगे? सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसके पदेन सदस्य होंगे। अब फिर पदेन सदस्य का मतलब क्या है? जो राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा वो ऑटोमेटिकली एनडीसी का सदस्य भी बन जाएगा। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य योजना आयोग का है और अंत में यह राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित अप्रूव्ड होती है। देखिए तो पंचवर्षीय योजना बनाने का काम किसका? योजना आयोग का है, और फाइनली उसको अप्रूव करने का जो काम है वो एनडीसी का होता है। वो अप्रूव कर देता है कि हाँ भाई सभी राज्यों को सब कुछ मिल चुका है, अब ये योजना लागू कर दी जाए। अब बात करते हैं कुछ चीजें ऐसी जो आपके बॉक्सों में दी हुई, जैसे कि समावेशी विकास या इंक्लूसिव ग्रोथ। आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास या इंक्लूसिव ग्रोथ कहा जाता है। मतलब इन्होंने क्या कहा? आर्थिक विकास की ऐसी पद्धति या ऐसी प्रक्रिया, ऐसा सिस्टम जिससे समाज के सभी वर्गों का भला हो, अमीर का भी, गरीब का भी, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, इस धर्म उस धर्म, महिला पुरुष, खेतीबाड़ी करने वाले लोगों को भी फायदा हो, सेवा क्षेत्र में है उन सबको फायदा हो। ऐसा विकास जिससे सबका विकास हो, ऐसा काम जिससे सबका विकास हो। मतलब हम कह सकते हैं, जैसे आप सुनते होंगे जो नारा है मोदी जी का कि सबका साथ सबका विकास, ठीक है ना? क्या नारा है? सबका साथ सबका विकास। मतलब सबका विकास होना चाहिए, हर वर्ग का, हर व्यक्ति का विकास होना चाहिए। और अगर इस प्रकार से हम काम करें कि सबका विकास हो, तो ऐसे विकास को हम क्या कहा जाता है? समावेशी विकास कहा जाता है। मतलब हमने सबको इसमें मिला लिया, विकास सबका हो रहा है, किसी एक व्यक्ति का नहीं हो रहा। परंतु विकास का अर्थ क्या होता है गुरुजी? विकास का मतलब क्या है? विकास का मतलब होता है बेटा प्रगति या सुधार। प्रगति या सुधार होना विकास है। अगर आपके पहले 10 में से 3 नंबर आ रहे थे और फिर आपके लर्न इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद आपके 10 में से 7 आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं, तो ये आपका विकास हुआ है, सुधार हुआ है ना। क्योंकि सुधार हुआ तो ये विकास कहलाएगा। सड़कें टूटी हुई है और फिर सड़कें बन जाती हैं तो वो भी विकास है। तो विकास होना, हर वर्ग का विकास होना। फिर बात करते हैं सतत विकास की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। ब्रुटलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में बताया कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता, योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जा सकती हो। देखिए सतत का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप इजी भाषा में समझिए। सतत का मतलब होता है बेटा लगातार, कॉन्टिन्यूस, लगातार विकास होता रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने 1 वर्ष विकास कर दिया और फिर बस छोड़ दिया। जैसे अगर सोचो कि अगर हमारे माता पिता हमें 9 माह गर्भ में रखा और उसके बाद 1 साल तक हमें रखते और उसका छोड़ देती, तो हमारा विकास हो पाता क्या? नहीं। हमें कौन दूध पिलाता, हमें कौन खाना खिलाता, कौन हमारा ध्यान रखता? तो विकास क्या है? लगातार होता रहना चाहिए। और लगातार विकास का अर्थ क्या है? अगर आज मेरा विकास हो तो मेरी आने वाली पीढ़ियों का भी विकास हो। और वो विकास होगा कैसे? जब उनके पास संसाधन होंगे, उनके पास रिसोर्सेज होंगे। कौन से रिसोर्सेज? उनके पास पानी उनके पास होना चाहिए, शुद्ध हवा उनके पास होनी चाहिए, उनके पास भी खेतों की हरी हरी बेहतरीन सब्जियां खाने को मिलनी चाहिए, इंजेक्शन वाली सब्जियां ना हो, इनको शुद्ध हवा मिले, शांत वातावरण उनको मिले, अच्छे संसाधन उनको मिले। ये सब कुछ क्या है? आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोगों को छोड़ना, तभी तो उनका विकास होगा। यही बात यहां पर कही गई है। ऐसा विकास जो जारी रह सके, कभी खत्म ना हो, कभी खत्म ना हो, लगातार रहे, टिकाऊ बना रहे। जो चीजें मैं देख रहा हूं वही मेरी आने वाली पीढ़ी भी देखनी चाहिए, वही टिकाऊ विकास है। ऐसा ना हो। और ये आप बात देखते भी, हमारे पूर्वजों ने नदियों में पानी देखा था, फिर हमारे माता पिताओं ने कुओं में पानी देखा, फिर हम आज बोतल में देख रहे हैं। आने वाली जनरेशन पता नहीं किस में देखेगी। तो ये सतत विकास नहीं है, विकास का स्तर गिरता जा रहा है। ठीक है ना?
और भावी पीढ़ी के लिए, जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी विकास हो। अब ब्रुटलैंड आयोग ने अपनी परिभाषा में क्या कहा कि वर्तमान की आवश्यकता है, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि हम भविष्य में आने वाले लोगों के लिए संसाधन बचाएं। मैं बोलूं नहीं साहब मैं आज पानी खराब नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए। अरे भाई तो पानी पी तो सही, नहीं तो तू मर जाएगा। भाई हमारे लिए, हम हमारी जरूरतों को भी पूरा करें और आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन छोड़े। इसका अर्थ क्या हुआ? हमें जिन चीजों की जरूरत है वो इस्तेमाल करें, परंतु खराब ना करें। अगर मुझे जरूरत है कि मैं एक गिलास पानी का पीऊं तो एक ही पीऊं, ऐसे वो फालतू में गिलास को मुंह पे ऐसे ना एक्शन के चक्कर में वो पानी को अपने फेस पे ना गिराऊं कि हो देखो मैं बहुत कूल लगूंगा, वो बेकार की बात है। तो वर्तमान की आवश्यकताओं को बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यता से समझौता किए पूरी की जा सकती है। सीधा सा है, आपको पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। 3 बातें इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण को सुरक्षित रखिए, आज की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करिए और भविष्य की जो जरूरतें हैं उनको भी ध्यान में रखिए। ये 3 बातें सतत विकास में आपको ध्यान रखनी होगी। अब बात करते हैं मौद्रिक विकास की। हम शुरू हुए थे आर्थिक विकास से, आर्थिक विकास हमने पूरा कर लिया, उसके अलावा जो छोटे छोटे और कॉन्सेप्ट थे वो भी पूरे कर लिए। अब हम बात कर रहे हैं मौद्रिक विकास या मॉनेटरी विकास की। अब मौद्रिक विकास की हम थोड़ी सी कहानी, संक्षिप्त कहानी पढ़ लेते हैं। मौद्रिक विकास का मतलब है जो मुद्रा, जो मनी हम देखते हैं आज 10 के 20 के 50 के 100 के 200 के नोट जो देखते हैं, ये सब मौद्रिक विकास है। कैसे हुआ? क्या शुरुआत से ही यही वाली करेंसी चल रही है, यही वाली मुद्रा चल रही है? किस प्रकार से विकास हुआ वो देखते हैं। सबसे पहले है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु से वस्तु का लेन देन, मतलब एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु। जैसे मान लीजिए मैं आपको कपड़े दूंगा, आप मुझे गेहूं देंगे, ठीक है, मैं आपको जूते दूंगा, आप मुझे चावल देंगे। ऐसा वस्तु के द्वारा वस्तु आदान प्रदान हुआ करती थी, तो उसे कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। फिर आई मौद्रिक प्रणाली, मुद्रा से वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय होना शुरू हुआ। बैंकिंग प्रणाली, बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय का क्रिया संपादन। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली, इसके बाद एक वस्तु प्रणाली भी आई थी बेटा, ये थोड़ा बीच में नहीं है, ठीक है। वस्तु प्रणाली में क्या हुआ था, जैसे मान लीजिए एक वस्तु को आधार बना लिया गया। जैसे मान लीजिए ये पेन है, इस पेन को आधार बना लिया हम लोगों ने। मुझे एक शर्ट खरीदनी है, कितने पेन? 10 पेन देने हैं, ये लो 10 पेन, ठीक है। अच्छा मैं मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं गिलास बेचने वाला व्यक्ति हूँ, कितने गिलास खरीदने? 5 गिलास। एक गिलास की कीमत 1 पेन है, आप मुझे 5 पेन देके जाओ। जैसे आज हम नोट सिक्के यूज करते हैं, उसके हिसाब से हमने एक वस्तु को आधार बना लिया। ये वस्तु दोगे तभी सामान मिलेगा, ये वस्तु दोगे तभी सामान आपको मिलेगा। मतलब जिस समय, उस समय जिस व्यक्ति के पास जो वस्तु ज्यादा होगी, मतलब जैसे मान लो पेन है तो जिसका ज्यादा पेन है मतलब वो व्यक्ति अमीर माना जाएगा, ठीक है। फिर सिक्के आए, ठीक है, सिक्कों का चलन हुआ, ठीक है, जो जिसे हम धातु मुद्रा भी कहते हैं। फिर उसके बाद ये जो मुद्रा है, ये करेंसी, ये शुरू हो जाती है। फिर आज के समय में बैंकिंग प्रणाली देखते हैं, जिसमें चेक के द्वारा विनिमय होता है। विनिमय का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान करना बेटे। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करना, एक्सचेंज करना। हम आदान प्रदान करते हैं चेक के माध्यम से। अब चेक में क्या होता है? चेक में हम यूँ लिख देते हैं, भाई मेरे बैंक का चेक है, XYZ बैंक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 10,000 रुपीज इस फलाना फलाना पर्सन को दे दीजिए। तो ये अपने बैंक में जाकर के वो चेक दे देगा और फिर वो बैंक वाले मेरे बैंक में फोन करेंगे कि साहब आपके यहाँ से पैसा लेना है, 10,000 रुपये दीजिए। हाँ बोले हाँ साहब ले लीजिए, तो वो भेज दिया जाता है चेक के द्वारा, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जो है उसमें और पढ़ेंगे। कोर बैंकिंग प्रणाली अंतर्गत एक संकेत से एक व्यक्ति को खाते से दूर अवस्थित दूसरे व्यक्ति को उसी बैंक के माध्यम से पैसा का हस्तांतरण। मतलब आजकल आप देखते हैं कि हम एक बैंक से दूसरे बैंक को वहीं बैठे बैठे पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, तो इसको कोर बैंकिंग प्रणाली कहा गया है। एटीएम प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड पर अंकित सूक्ष्म संकेत के आधार पर कहीं भी तथा किसी भी समय निर्धारित बैंक के केंद्र से पैसे निकालने की सुविधा। अब देखिए एटीएम आप सभी ने देखा होगा, हम कहीं पर भी जाते हैं और उसमें से पैसे निकाल करके लिए आते हैं, तो उसमें सूक्ष्म संकेत, मतलब वहां पे छोटे से नंबर लिखे हुए रहते हैं। सूक्ष्म यूं सही लिखा जाएगा बेटा, ये थोड़ा सा फॉन्ट का एरर है। डेबिट कार्ड, बैंक द्वारा दिया गया प्लास्टिक का कार्ड जिसके द्वारा बैंक में अपनी जमा राशि के पैसों का उपयोग किया जा सकता है। तो डेबिट कार्ड के तहत आप ये है कि आप जो भी खरीदना चाहें उस एक लिमिट तक खरीद सकते हैं जो आपके बैंक में जमा है। क्रेडिट कार्ड, बैंक द्वारा किया गया प्लास्टिक का एक कार्ड जिसके आधार पर उसके धारक द्वारा पैसे अथवा वस्तुएं प्राप्त कर लेना, ठीक है। डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब आपको क्लियर। अब बात करते हैं आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक, ठीक है। अब हमारा जो आर्थिक विकास है हम उसको कैसे मापेंगे? सूचक का मतलब क्या होता है बेटा? सूचक का मतलब होता है इंडिकेटर, ठीक है, इंडिकेट करने वाली चीज। जैसे आज आपके मार्क्स है वो इंडिकेट करेंगे कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप कितनी मेहनत करो। अगर आपके 10 में से 2 नंबर आ रहे हैं तो मैं कैसे मान लो आप पढ़ाई करो, पर 10 में से 10 आ रहे हैं तो मैं मानूंगा हाँ पढ़ाई करो। तो आपके मार्क्स क्या है, आप कि जो आप पढ़ रहे हो उसके सूचक हैं कि आप पढ़ाई कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। उसी प्रकार से देश का आर्थिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको कैसे मापे, कैसे मेजर करें कि हो रहा है या नहीं हो रहा, और कौन कौन से सूचक है जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ देश का सच में आर्थिक विकास हो रहा है।
सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय आय की, नेशनल इनकम। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। एक वर्ष की अवधि में, एक साल के अंदर अंदर देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुएं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, मतलब जैसे मान लीजिए एक कोई कंपनी है, वो कुर्सी बनाती है, उसकी एक कुर्सी की कीमत 1000 रुपए है, उसने 400 कुर्सियां बनाई, तो कितने रुपए हो गए भैया? 4 लाख रुपए। तो ये 4 लाख रुपए हमारी क्या हो गए? राष्ट्रीय आय हो गई। अब ये एक का बोला है, अब सारी वस्तुएं सारी सेवाएं उनका जो पैसा है उसका हम योग कर लेंगे, वो क्या कहलाएगी? राष्ट्रीय आय कहलाएगी, वो टोटल इनकम कहलाएगी। विकसित, सामान्य तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। अब जिनका राष्ट्रीय आय अधिक है वो क्या कहलाएंगे? ज्यादा विकसित कहलाएंगे। देखिए अब राष्ट्रीय आय ज्यादा होने का अर्थ क्या है कि मतलब ज्यादा उत्पादन हो रहा होगा आपके देश में। अगर मान लीजिए वो 400 की जगह 4000 कुर्सी बनाता तो भाई 40 लाख हो जाते। वो 40,000 कुर्सी बनाता तो 4 करोड़ राष्ट्रीय आय हो जाती। मतलब क्या? राष्ट्रीय आय अधिक होने का मतलब है ज्यादा उत्पादन होना, और ज्यादा उत्पादन होने का मतलब ये कि काफी लोगों को रोजगार भी दे रखा होगा आप लोगों ने, और ज्यादा उत्पादन करोगे मतलब ज्यादा पूरी दुनिया में बेचोगे, खूब पैसा कमाओगे, तो मतलब ज्यादा आपकी स्थिति अच्छी, तो वो क्या कहलाएंगे? विकसित देश कहलाएंगे। अविकसित, जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश अविकसित कहलाता है, और जिनकी राष्ट्रीय आय कम होती है वो अविकसित कहलाते हैं। अब फिर दूसरा है प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम। राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। देखो प्रति व्यक्ति आय, हर पर्सन की इनकम क्या है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? औसत आय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत आय या एवरेज इनकम कहते हैं। कैसे निकाला जाएगा बेटा? राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, ठीक है। टोटल जो नेशनल इनकम है वो बटा टोटल जो जनसंख्या, उसे भाग दे देंगे तो हर प्रति व्यक्ति जो इनकम है वो आ जाती है। फिर बात करते हैं मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। यूएनडीपी, यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है? यूएनडीपी की फुल फॉर्म है बेटा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। हिंदी में हम लोग क्या लिखेंगे? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, ये उसका लोगो है यूएनडीपी का, ठीक है ना। अब यूएनडीपी क्या करता है? यूएनडीपी सभी देशों की स्थिति को देखता है कि सभी देश विकसित हैं या विकास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो किस आधार को मापता है? वो कैसे देखता है कि सारे देश विकास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो वो देखता है कि वहां के लोगों का शैक्षिक स्तर कैसा है, वहां के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, वहां के लोगों को शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही, स्वास्थ्य स्थितियां कैसी हैं। अब स्वास्थ्य स्थिति कैसे पता लगाई जाएगी? कि ज्यादा उम्र में जाकर के लोगों की मृत्यु होना, क्योंकि ज्यादा उम्र तक जी रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होगी। छोटे बच्चों का ना मरना, ठीक है, नहीं देखते हैं कि नवजात शिशु होते हैं वो मर जाते हैं, जल्दी मर जाते हैं, ठीक है। बच्चों को अच्छा खाना मिलना, ये सब क्या है? स्वास्थ्य स्थितियों में देखा जाता है। हॉस्पिटल्स की सुविधाएं कैसी है, सब कुछ। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय, ठीक है ना। इन तीनों को देख करके यूएनडीपी पता लगाता है कि वो देश कितना विकास कर रहा है या नहीं कर रहा। विश्व बैंक सिर्फ और सिर्फ प्रति व्यक्ति आय को देखता है, वो सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम को देखता है कि हाँ भाई ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है तो विकसित है, और कम है तो अविकसित है। परंतु यूएनडीपी तीनों चीजों को देखता है, शैक्षिक स्थिति को भी देखता है, स्वास्थ्य स्थिति को भी देखता है, और प्रति व्यक्ति आय को भी देखता है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, अब देखिए ये तो पूरे विश्व की निकलती है कि हाँ भैया ये इतना इतना, और यहाँ पे सबको 0 से 1 के बीच में मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। और फिर उससे तय होता है कि भाई ये देश की स्थिति अच्छी है, उसकी अच्छी है, उसकी अच्छी है, ठीक है। फिर इसी को देखते हुए 2002 में भारत सरकार ने सोचा हमें भी ऐसा काम करना चाहिए, हमें भी राज्यों में कंपटीशन कराना चाहिए कि कौन से राज्य की स्थिति ज्यादा बेहतर है। तो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट आना शुरू हुई। योजना आयोग द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 23 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली में जारी किया। जब यूएनडीपी ने यह काम शुरू करा तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोचा काम बहुत अच्छा है यार, हमें भी हमारे देश के राज्यों में कंपटीशन की भाई केरला आगे है या राजस्थान आगे है, बिहार आगे है या यूपी आगे, हमें भी तो पता चले। इससे राज्यों में भी ये रहेगा कि नहीं सब कंपटीशन है, हमें उस राज्य से बेहतर बनना है, हमें भी हमारी शैक्षिक स्थिति अच्छी करनी है, हमारे राज्य की भी स्वास्थ्य स्थिति अच्छी होनी चाहिए, हमारे राज्य में भी ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो जिससे कि हर व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय बढ़े। तो 23 अप्रैल 2002 को पहली जो भारत की राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट है वो जारी हुई, और किसने करी? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करी है। इस रिपोर्ट में विकास की दरें भिन्न भिन्न थी। केरल का रैंक सबसे ऊपर था, तो सबसे ऊपर कौन है? केरल है। इसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम, राजस्थान और यूपी, ये बीमारों
की श्रेणी में। बीमारू मतलब ये थोड़े से पिछड़े हुए राज्य थे, थोड़े कमजोर राज्य थे। अब बिहार के पिछड़ेपन के कारण, अभी हमने पढ़ा बीमारू में बिहार का नाम है, ठीक है, बिहार पिछड़ा हुआ है और हम बिहार के ही बच्चे हैं, बिहार की किताब को पढ़ रहे हैं, तो बिहार के पिछड़ने के कारण तो हमें पता होना चाहिए। पिछड़ने के भी कारण और पिछड़ेपन को दूर करने के भी कारण, दोनों हम लोग पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं बिहार के पिछड़ेपन के कारणों की। सबसे पहला, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार की जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, ठीक है, और बिहार की जनसंख्या तेजी से बढ़ने से क्या होगा, देखिए अब हर चीज क्या होता है, सीमित होती है, संसाधन सीमित होते हैं। जैसे मान लीजिए एक परिवार है, एक परिवार के पास 2 ही कमरे हैं, ठीक है, रहने को 2 ही कमरे हैं। जब तक उसमें 2 लोग रह रहे थे इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, पर अगर उसी में ही 10 लोग रहने लगेंगे तो कैसा होगा, नहीं आ पाएगा ना भाई, रोज लड़ाई होगी, नहीं मैं आज यहाँ सोऊंगा, मैं यहाँ सोऊंगा, किचन भी यही है, वो भी है, हर चीज के लिए लड़ाई होगी। इसी प्रकार से क्या होता है, जब देश में जनसंख्या बढ़ जाती है तो उनको ज्यादा खाने के लिए भी चाहिए, क्योंकि पहले 100 लोग तो खाने वाले बाजार हैं, तो ज्यादा खाने के लिए चाहिए, ज्यादा उगाना पड़ेगा, ठीक है। अब जमीन तो लिमिटेड है ना, ऐसा तो है नहीं हमारा एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है, या विश्व में और थोड़ी सी जमीन पैदा हो जाएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जनसंख्या बढ़ने से क्या होता है कि खाने पीने हर चीज की हमें ज्यादा आवश्यकता होती है, और हम उतना जब उत्पादन नहीं कर पाते हैं या उतना लोगों को रोजगार नहीं दे पाते, तो उससे क्या होती है, गरीबी आती है, गरीबी की संख्या में हम ज्यादा बढ़ते जाते हैं। तो जनसंख्या कंट्रोल होना जरूरी होती है, परंतु बिहार की जो जनसंख्या है वो तेजी से बढ़ रही है। आधारिक संरचना का अभाव। आधारिक संरचना का मतलब क्या होता है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कों का होना, ठीक है, सड़कें, रेलवे, बिजली, पानी, वित्त मतलब फाइनेंस, ये शिक्षा, ये जो सब कुछ है, जो बेसिक चीजें है ना, इनका थोड़ा सा कमजोर है, ये ज्यादा अच्छी नहीं है, सड़कें भी ठीक नहीं है, एजुकेशन सिस्टम या हेल्थ सिस्टम, ये जो सब कुछ है थोड़ा सा वीक डाउन है, इसको थोड़ा सा क्या करना होगा, मजबूत बनाना होगा। बिजली हर घर में पहुंचानी होगी, पानी हर घर में पहुंचाना होगा। कृषि पर निर्भरता, कृषि पर बहुत ज्यादा निर्भरता है, काफी बड़ी जनसंख्या क्या है, कृषि पर निर्भर है। अब ये कोई बुरी बात नहीं है, परंतु यहाँ पर क्या होता है, बाढ़ बहुत आ जाती है, कभी कभार बिल्कुल ही सूखा हो जाता है, तो कृषि की फसलें खराब हो जाती है। अब काफी लोग जब कृषि पर निर्भर है, एग्रीकल्चर पर जब वो डिपेंडेंट है, तो क्या हो रहा है, जब कृषि में बाढ़ आ गई तो उनकी जिंदगी खराब, सूखा आ गया तो उनकी जिंदगी खराब, तो वो परेशान हो जाते हैं। तो जब कृषि पे हालत खराब आ जाती है तो काफी लोगों का जो जीवन है वो खराब हो जाता है। तो कृषि पे भी बहुत ज्यादा निर्भरता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि उद्योग भी लगाने चाहिए, वहां पर उद्योग भी होना चाहिए, सेवा क्षेत्र को भी बढ़ावा देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कृषि पर ही निर्भरता नहीं होनी चाहिए, और भी दोनों क्षेत्रों में रोजगार मिलने चाहिए। तो बाढ़ तथा सूखा से क्षति, ठीक है, तो कभी कभार बाढ़ आ जाएगी तो कभी कभार बिल्कुल ही सूखा हो जाएगा। क्षति मतलब उससे नुकसान, बाढ़ से और सूखे से बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है ना। ऐसी नदियां हैं जो बाढ़ के लिए जानी जाती हैं, ठीक है, और फिर कभी कभार वो बिल्कुल ही सूखा हो जाता है, तो ये भी नुकसानदायक है, जिसका कृषि में प्रभाव भी हमने पढ़ा। औद्योगिक पिछड़ापन, उद्योग नहीं है यहाँ पे, इंडस्ट्रीज नहीं है। अब देखिए, अब कृषि है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, पर उद्योग नहीं है। अरे कृषि कच्चा माल दे देगी, अंतिम वस्तु तो उद्योग ही बना करके देंगे, तो वहां पर उद्योग नहीं है, वहां पर उद्योग नहीं लगा जाए। तो ये जो औद्योगिक पिछड़ापन है इसको भी दूर करना होगा, ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाने होंगे। और कृषि में कितने लोगों को, ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता, पर उद्योग में ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है, ठीक है, खूब लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। और जब उद्योग चलेंगे तो उससे सेवा क्षेत्र का भी विकास होगा। कैसे होगा, परिवहन के साधन बढ़ेंगे, ठीक है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए लोगों को रोजगार मिल जाएगा, बैंकिंग में लोगों को रोजगार मिल जाएगा। एक फैक्ट्री खुलेगी तो वहां चपरासी से लेकर के अकाउंटेंट बाबू तक सबको जॉब मिलेगी, बहुत काम होगा। तो औद्योगिक पिछड़ापन है, इसको दूर करना चाहिए। गरीबी, गरीबी बहुत है, ठीक है ना, गरीबी बहुत ज्यादा है। और गरीबी क्यों है, ये सभी कारण आप देख सकते हैं, जनसंख्या बढ़ रही है। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो अब व्यक्ति क्या है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसके पास इतने साधन है नहीं, इतने संसाधन है नहीं, तो डे बाय डे क्या होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं। और गरीबी का कुचक्र आपने पढ़ा है, ठीक है, कि गरीबी के चक्र में पड़ जाता है व्यक्ति। क्या होता है, गरीब होता है, वो फैमिली प्लानिंग का उसको नॉलेज नहीं होता, वो ज्यादा बच्चे पैदा कर लेता है, फिर वो बच्चे, फिर वो गरीबी में, फिर वो इस सिस्टम यूं ही चलता रहता है। तो गरीबी भी बिहार में क्या है, बहुत ज्यादा है। खराब विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था थोड़ी सी बिहार की ठीक नहीं है। इसी कारण क्या होता है, कभी कभार जो फैक्ट्री है या कोई जो दूसरे राज्यों के, दूसरे देशों के हैं लोग हैं, वो वहाँ इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहते, फैक्ट्री नहीं लगाना चाहते, तो कानून व्यवस्था थोड़ी सी ठीक नहीं है, उस कानून व्यवस्था को भी सुधारना चाहिए। कुशल प्रशासन का अभाव, प्रशासन ठीक नहीं है, ठीक है, वहाँ के बाबू, कलेक्टर, अधिकारी हैं, वो ठीक नहीं है, ठीक है, वो क्या है, करप्शन में फंसे हुए हैं, ठीक है, करप्शन बहुत करते हैं। अच्छा एक्सपर्ट जो प्रशासन है, जो अच्छा प्रशासन होना चाहिए, वो प्रशासन नहीं है। ये सारे कारण है जिसके कारण हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बिहार पिछड़ा हुआ है, बिहार जो है वो पीछे है। पर इन कारणों को सुधारा जा सकता है, इन कारणों से हम ओवरकम कर सकते हैं, इन कारणों को हम हटा सकते हैं। तो पिछड़ेपन के दूर करने के कारण आइए जानते हैं। ये है माननीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। इन्होंने क्या कहा, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं
कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं। तो बिहार का विकास करना बहुत जरूरी है, ठीक है। बिहार में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां रही हैं, ठीक है। बिहार वो धरती है जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, भगवान बुद्ध को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े दिग्गज नेता वहां पर रहे, वहां की राजनीति में मुख्य भूमिका निभाई, ठीक है। बहुत कुछ बिहार मतलब हमारे सांस्कृतिक राजनीतिक बड़ा महत्व बिहार का है, बहुत इंपॉर्टेंस है बिहार की। तो वो बिहार कैसे पिछड़ गया, और उस बिहार की बागडोर अब आप लोगों के हाथ में, तो उस बिहार को आगे लेकर के जाना होगा। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते थे कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं। देखिए, विकास हर राज्य का ही होना चाहिए। आज मुझे एक बात बताइए, यहां से लेकर के वहां पैर के अंगूठे तक हमारा शरीर है, शरीर में कहीं भी प्रॉब्लम हो, अगर मेरे हाथ में भी दर्द होगा ना तो मैं हैप्पी नहीं रहूंगा, मेरे दिल में भी थोड़ी सी परेशानी होगी, मैं खुश नहीं रहूंगा, मेरे आंख में थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी, मैं खुश नहीं रहूंगा, मैं परेशान रहूंगा। तो ये जैसे हमारा शरीर पूरा एक है ना, कहीं पर भी परेशानी होगी तो हम दुखी हो जाते हैं, उसी प्रकार से पूरा देश एक है। और इसलिए जरूरी क्या है कि देश के हर एरिया का विकास हो, नहीं तो देश का विकास कैसे होगा। आज मेरा पूरा शरीर ठीक है तो मैं खुश हूं, तो उसी प्रकार से पूरे देश के हर एक एक राज्य का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। तो हर राज्य का विकास होना जरूरी है। सबसे पहला हमने वहां पे क्या पढ़ा कि जनसंख्या ज्यादा है, तो भाई जनसंख्या पे कंट्रोल करो, नियंत्रण लगाया जाए। हर जो कपल है वो 2-2 बच्चे करे, 2-2 बच्चों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। सरकार को लोगों को जागरूक करना चाहिए, पोस्टर पैम्पलेट लगाने चाहिए, सरकार को बताना चाहिए लोगों को कि भाई जनसंख्या पे नियंत्रण जरूरी है, कंट्रोल करें। ज्यादा ही जरूरत पड़े तो सरकार कानून लेकर के आए कि हाँ भाई जनसंख्या पे नियंत्रण होगा। आधारिक संरचना का विकास, अब हमने बोला आधारिक संरचना नहीं है, वहां पे अच्छी सड़कें नहीं है, अच्छी बिजली नहीं है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, ये सब है, तो इनमें सुधार करो भाई, सड़कें बनवाओ, बेहतर सड़कें बनवाओ, बिजली पहुंचाओ, ठीक है। और जो कार्य है वो कार्य करिए। कृषि का तेजी से विकास, कृषि का तेजी से विकास होना चाहिए जिससे कि लोगों की जो निर्भरता है वो बढ़े। बाढ़ पर नियंत्रण, अब बाढ़ पर नियंत्रण के लिए आप बांध बनवा सकते हैं, डैम बनवा सकते हैं, ठीक है। उद्योगों का विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्योगों का विकास होना चाहिए। अब उद्योगों के विकास के लिए आप क्या कर सकते हो, जो देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं आप उनको बिहार में बुला सकते हो कि भाई आप अपने प्रोडक्ट की जो कंपनी है वो हमारे देश हमारे राज्य में लगाओ। इसके अलावा आप एफडीआई कर सकते हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जो विदेशों की कंपनियां हैं आप उनको इनवाइट कर सकते हो कि आइए आप हमारे बिहार में और आप कंपनी लगाइए, आपको सस्ते में जमीन हम प्रोवाइड कराएंगे, आप यहाँ के लाखों लोगों को रोजगार दीजिए, उनका जीवन स्तर सुधारिए। और जब ज़्यादा से ज़्यादा आप उत्पादन करोगे तो भारत की राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी, नेशनल इनकम भी बढ़ेगी और देश का विकास भी होगा। तो बाहर से भी आप कंपनियों को बुला करके उद्योगों का विकास करवा सकते हैं। गरीबी को दूर करना, जब ये सारे काम हो जाएंगे तो गरीबी ऑटोमेटिकली दूर हो ही जाएगी। शांति व्यवस्था की स्थापना करना, दंगे हिंसा झगड़े इनसे बचाना चाहिए और शांति व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। भ्रष्टाचार ना हो, करप्शन ना हो और स्वच्छ और ईमानदार प्रशासन होना चाहिए। केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण होना चाहिए। हस्तांतरण का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर होना चाहिए। तो केंद्र क्या करे, बिहार को ज्यादा संसाधन दे, केंद्र ज्यादा मदद करे बिहार की, ठीक है ना, ज्यादा पैसा दे, ठीक है। और जब जब केंद्र की मदद राज्य को पड़े तो बिहार की मदद करनी चाहिए केंद्र सरकार को, और संसाधन और रिसोर्सेज देने चाहिए। और बिहार ये भी डिमांड करता है कि बिहार को भी स्पेशल राज्यों का दर्जा मिले। विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के बारे में हम पढ़ते हैं पॉलिटिक में, तो वो विशेष दर्जा प्राप्त जो राज्य है वो दर्जा बिहार मांग रहा है परंतु वो नहीं दिया गया है, ठीक है ना, उसके कुछ अलग कारण है। अब हम बात करते हैं देश के आर्थिक विकास में बिहार के विकास की भूमिका, ठीक है। अब जो देश का आर्थिक विकास हुआ है, जो देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, उसमें बिहार का क्या रोल है, इंपोर्टेंस ऑफ बिहार, ठीक है, रोल ऑफ बिहार इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले कृषि जनित उद्योग, ऐसा उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित होते हैं अथवा जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है उसे कृषि जनित उद्योग कहा जाता है। तो कृषि जनित उद्योगों का मतलब क्या है, इंग्लिश में इनको कहा जाता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। बेटा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया कि ऐसे इंडस्ट्री, ऐसे उद्योग जिनमें कच्चा माल कहां से आएगा, कृषि से आएगा। जैसे आप टमाटर सॉस बना रहे हैं तो टमाटर कहां से आएगा, कृषि से आएगा। आप कॉटन की शर्ट टी शर्ट बना रहे हैं तो कॉटन कहां से आएगा, वहां से आएगा। आप दूध से कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो दूध कहां से आएगा, कृषि से आएगा। तो ऐसे उद्योग लगाए जाए जिनमें कच्चा माल कृषि से आए, तो इससे एक तो क्या होगा, कृषि का विकास होगा। कृषि का विकास क्यों होगा, क्योंकि वहां पर उत्पादन होगा, ठीक है, क्योंकि और वो उत्पादन होगा तो उद्योगों में भी जाएगा, तो लोगों को उद्योगों में
में भी रोजगार मिल जाएगा और कृषि में भी रोजगार मिल जाएगा। अब कृषि वाले उगा देते हैं, कोई खरीदता नहीं है तो फिर उनका खराब हो जाता है। अब क्या होगा, उद्योग भी होगा तो वो खरीद लेंगे, नहीं साहब इतने सारे टमाटर सारे हम खरीदेंगे क्योंकि हम टमाटो सॉस बना रहे हैं। तो कृषि भी साथ साथ बढ़ेगी और उद्योग भी साथ साथ बढ़ेंगे। फिर दूसरा, बिहार में संसाधन बहुत है। बिहार की जो नदियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट संसाधन है। बिहार की नदियों को परस्पर जोड़े, रिवर इंटरलिंकिंग कर जल संसाधन के उपयोग की योजना को लागू कर दिया जाए तो उत्तरी बिहार को बाढ़ की विभीषिका से बचाया जा सकता है तथा दक्षिणी बिहार को सिंचाई की सुविधा के लिए सूखे से राहत दिलाई जा सकती है। अब देखो जो बिहार में नदियां हैं, अगर हम बिहार की जो नदियां हैं उनको क्या कर दे, कनेक्ट कर दे, हम उनको जोड़ दे, तो उससे क्या होगा, जहां जहां पर बाढ़ आ रही है वो बाढ़ नहीं आएगी और जहां जहां पर सूखा है वहां पर सूखा नहीं होगा क्योंकि वहां पर भी पानी पहुंच जाएगा। तो हमें बिहार की नदियों को जोड़ना चाहिए। बिहार में दक्ष मानव संसाधनों की कमी नहीं है। दक्ष का मतलब है बिल्कुल जो कैपेबल है, कैपेबल जो मानव संसाधन। मानव संसाधन का मतलब है ऐसे लोग जो देश के लिए, राज्य के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो खूब काम करते हैं, खूब उत्पादन करते हैं, उनकी उत्पादकता बहुत अच्छी होती है, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। एक्सपर्ट जो लोग हैं हर काम में, ऐसे लोगों की कमी नहीं है बिहार में, बहुत लोग हैं। न केवल वर्तमान के प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बिहार की भागीदारी अधिक है, बल्कि यहाँ के कम पढ़े लिखे मजदूरों ने भी दूसरे राज्यों में जाकर वहां के विकास को फलीभूत बनाया है। देखिए अब बिहार के लोग, आप काफी लोगों को देखेंगे, ठीक है, दूसरे राज्यों में जाकर के वो काम करते हैं, तो दूसरे राज्यों के विकास में जो योगदान दे रहा है वो कौन दे रहा है, बिहार के लोग दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में आप देखोगे बिहार के लोग बहुत आगे हैं, इसके मतलब योगदान देते हैं, मतलब अच्छा मतलब वो इनिशिएटिव करते हैं, या आप कह सकते हैं टैलेंटेड लोग हैं। इसके अलावा आप देखो आईएएस में जब कभी नाम आता है तो यूपी बिहार वालों का नाम आता है, या तो वो पढ़ते नहीं और पढ़ते तो ऐसा पढ़ते हैं कि सीधा कलेक्टर ही बनते हैं। ओके, तो यहाँ पे दक्ष मानव संसाधन है जो दूसरे राज्यों में भी जाकर के विकास कर रहा है, तो ऐसे मानव संसाधन को और बढ़ावा सरकार को देना चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए, और इनका रोल है इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ये जैसे मैंने एक वर्कर को यहाँ पर दिखाया। अब बात करते हैं मूलभूत आवश्यकताएं एवं विकास का संबंध। अब ये जो मूलभूत आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकताओं का मतलब होता है ऐसी आवश्यकताएं जो हमारे लिए बड़ी ही आवश्यक है, बड़ी ही जरूरी है, उनके बिना हमारा जीवन बेकार है। ऐसी कौन सी आवश्यकता है, सोचिए, ऐसी कौन सी जरूरतें हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिनके बिना हमारा जीवन ही बेकार है, हम जी ही नहीं सकते। तो वो कौन सी है, रकम। रकम मतलब पैसा नहीं है यहाँ पर, रकम का मतलब है रोटी कपड़ा मकान। सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए ही है। सबसे पहले तो होना यही जरूरी है कि 2 वक्त का हमें खाना मिले, हमारे तन पर कपड़े हों, और सर ढकने के लिए, सर छिपाने के लिए हमारे पास छत हो, मतलब एक ठीक ठाक सा मकान होना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए। अब इस मूलभूत आवश्यकता और विकास का संबंध क्या है भाई? सबसे पहले अगर मेरे पास रोटी कपड़ा मकान होगा तभी तो मैं कुछ आगे की सोच पाऊंगा, तभी तो मैं कुछ काम कर पाऊंगा। भाई मुझे खाने को कुछ मिलेगा, पहनने को कोई कपड़े मिलेंगे, मुझे अच्छा मकान, ठीक ठाक मकान मिलेगा, तभी तो मैं कोई काम कर पाऊंगा, तभी मैं मेरा और खुद के देश का विकास कर पाऊंगा, आगे बढ़ा पाऊंगा, मैं और काम करूंगा और देश को आगे ले जाने की सोचूंगा। तो मूलभूत आवश्यकता और विकास का संबंध बड़ा ही तगड़ा है। देश के नागरिकों के रहने के लिए मकान, खाने के लिए रोटी तथा शरीर ढकने के लिए कपड़ा उनकी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। तो देश के जो नागरिक हैं उनके लिए मकान जरूरी है रहने के लिए, उनको खाने के लिए रोटी। अब देखिए पानी भी इसमें शामिल है, ऐसा सवाल मत पूछिएगा कि सर जल नहीं है क्या इंपॉर्टेंट, जल इसमें काउंट हो जाता है, और कपड़ा, ये तीनों बड़े ही आवश्यक हैं, वो होने चाहिए, ये इनकी मूलभूत आवश्यकता है। अब गरीबी रेखा क्या होती है? गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। गरीबी रेखा क्या है? हमने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है बेटा, ठीक है, और ये जैसे मान लीजिए ये वाला है, इसके जो पीछे पीछे वो सारे गरीब है, ये हमने एक कह दिया। जैसे मान लो मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जिन जिन लोगों को 2400 कैलोरी खाना मिल रहा है वो सब गरीब नहीं है, वो सारे अमीर हैं, पर 2400 कैलोरी से कम मिल रहा है वो सारे के सारे क्या हैं, गरीब है। या जैसे मैं कहूं कि भाई मान लीजिए कि एक दिन के 40 रुपए कमाने वाला व्यक्ति वो गरीब नहीं है, ठीक है, और 40 से नीचे कमाने वाले जो लोग हैं वो क्या कहलाएंगे, गरीब कहलाएंगे, ठीक है। तो ये गरीबी रेखा होती है। अब बात करते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, या जैसे इंग्लिश में कहा जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस शॉर्ट में कहा जाएगा। क्या होता है इसको समझिए। देखिए किसान गेहूं भी उगाते हैं, किसान चावल भी उगाते हैं, बहुत कुछ किसान सामान उगाते हैं। अब सरकार क्या है, सबका सोचती है, किसानों का भी सोचती है, गरीबों का भी सोचती है, सबका सरकार सोचती है। तो सरकार क्या करती है
किसानों से एक अच्छी रेट पे, जैसे मान लीजिए गेहूं 30 रुपए किलो में, सरकार ने बोला हम आप किसानों से गेहूं खरीद लेंगे। सरकार ने क्या करा, किसानों से 30 रुपए किलो के हिसाब से 1000, 2000, 4000, 5000 किलो गेहूं खरीद लिए। अब वो गेहूं, वो सामान कहाँ जाता है, गोदाम होते हैं सरकार के, उन गोदामों के लिए नाम ये यूज करा जाता है FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। ये सरकार का एक विभाग है, सरकारी कर्मचारी वहां पे बैठते हैं, भारतीय खाद्य निगम। उन खाद्य निगमों के भंडारों में, गोदामों में जाकर के वो गेहूं, वो चावल, वो सब कुछ इकट्ठा कर लेते हैं। अब फिर क्या होता है, इसके अलावा अब जब वो इकट्ठा हो गया, अब इकट्ठा क्यों करा सरकार ने, एक तो आप लोगों ने देखा होगा राशन की दुकानें होती हैं, ठीक है, राशन की दुकानों पे 2 रुपए किलो में गेहूं मिल जाएगा, 3 रुपए किलो में केरोसिन का तेल मिल जाएगा, ठीक है, ये तेल मिल जाएगा, शक्कर मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो सब कुछ सस्ते में गरीबों को बांटने के लिए, जिससे क्या हो कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, सबको कम से कम खाना मिले, मतलब कम से कम जो मूलभूत आवश्यकता है रोटी, वो तो मिलनी ही मिलनी चाहिए, तो सरकार वो उनको देती है। इसके अलावा कभी कहीं देखा हो बाढ़ आ जाती है तो सरकार खाने के पैकेट्स भेजती, तो वो कहाँ से आते हैं, वो वहीं गोदामों से आते हैं, ठीक है। कोई आपदा, कोरोना के समय में सरकार ने बोला हम इतना राशन फ्री में बांटेंगे, तो कहाँ पे रखा हुआ था, वो FCI के गोदामों में रखा हुआ था, भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में रखा हुआ था। तो PDS सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक का मतलब क्या है, सब में जनता है जो उसमें बांटना, वितरण करने की ये प्रणाली है, सिस्टम है। और कैसे बांटा जाएगा, जो राशन की दुकानें होती है, उन राशन की दुकानों के द्वारा गरीब लोगों को ये राशन दिया जाता है। समुचित न्यायपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लोगों को खाने के लिए रोटी उपलब्ध हो सकता है। तो एक सही प्रकार से अगर हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चलाते हैं तो उससे लोगों को खाने के लिए क्या है, रोटी उपलब्ध हो सकती है, लोगों को खाने के लिए रोटी मिल सकती है। अब बात करते हैं नरेगा की। नरेगा 2005 में लाया गया एक कानून है। कब लाया गया था, 2005 में लेकर के आए थे। देश में रोजगार के द्वारा नागरिक की आय में वृद्धि की जा सकती है, जिससे उन्हें कपड़ा और मकान उपलब्ध होगा। देखो, अगर लोगों के पास रोजगार होगा ना, लोगों के पास काम धंधा होगा, तो वो उससे कपड़े भी खरीद लेंगे, उससे अच्छी रोटी भी खरीद लेंगे और उससे अच्छा मकान भी बनवा लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रोजगार देना। तो इसलिए सरकार ने एक स्कीम चलाई जिसका नाम रखा गया नरेगा। ये योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके कुछ समय बाद फिर महात्मा गांधी लगा दिया गया था, तो उसको मनरेगा नाम दे दिया गया, ठीक है, नरेगा से मनरेगा हो गया। ये हुआ। इस संक्षेप में नरेगा कहा जाता है ग्रामीण रोजगार देने की इस स्कीम को विश्व का सबसे बड़ा रोजगार योजना माना गया है। इसमें क्या कहा गया है कि सरकार आपको 100 दिनों के लिए रोजगार देगी। सरकार क्या देगी, 100 दिनों के लिए रोजगार देगी। 365 दिनों में से 100 दिन भी रोजगार मिलना एक बहुत बड़ी बात है। तो सरकार अगर सड़कें बनवा रही है तो वहां पे लोगों को रोजगार दे देगी और किसी काम में रोजगार दे देगी। और अगर सरकार 15 दिन के भीतर आपको कोई रोजगार नहीं दे पाती है तो सरकार आपको कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट देगी, 500-1000 रुपये महीने के, वो जिससे आप अपना थोड़ा बहुत घर खर्चा चला सको। और ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है जिसके द्वारा लोगों को रोजगार दिया गया है। ओके, तो इसी के साथ आज का जो हमारा वन शॉट है वो पूरा कंप्लीट होता है। और आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप डाउट ग्रुप में मेंशन करिएगा बच्चों, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खूब तरक्की करिए और 10th की बिहार बोर्ड में टॉपर बनिए। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।